हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये जो मेटल्स और नॉन मेटल है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज होता है। इसका कंपाउंड या फिर इसको इंडिविजुअली हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में लगभग 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारे बुक में 115 एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो अब जब तक हम लोगों का बुक में 118 एलिमेंट्स नहीं आते हैं तब तक हम लोगों को 115 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो 115 एलिमेंट्स है इनका प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है। तो ये प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर जो भी एलिमेंट्स है उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिससे पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, ये जो मेटलॉइड क्या है, जो दोनों का प्रॉपर्टीज से करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स है उसको पहले जान लेना होगा। जैसे पहला टर्म्स हो गया मेलेबल, डक्टाइल, ब्रिटल, सोनोरस। ये सब टर्म क्या होते हैं उनको पहले हम लोग को समझना है और इसको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले समझना है मेलेबल। मेलेबल क्या है? कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हैमर करते हैं, पीटते हैं, ठीक है, अगर वो पतला चादर के रूप में बदल जाता है तो वो जो पतला चादर में बदलने का जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबल। मेलेबल क्या है? बीटन इनटू थिन शीट। ठीक है, जब वो हम लोग उसको पतला चादर में बदल सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है मेलेबल। दूसरा नंबर पे आता है डक्टाइल। ये डक्टाइल क्या है? जब हम लोग कोई भी सब्सटेंस से पतला वायर खींच के निकाल सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टाइल। तीसरा जो है ब्रिटल। जब भी हम लोग उसको कोई भी सब्सटेंस को हैमर करते हैं, फिर उसको पीटते हैं, ड्रोन स्ट्रेच करते हैं तो वो पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है? पीसेस में जब टूट जाता है तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। और एक है सोनोरस। जब भी कोई सब्सटेंस को अगर हम लोग पीटते हैं, स्टक करते हैं तो उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरस। ठीक है, तो ये चारों बात को हम लोग को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल से। ठीक है, मेटल क्या है? मेटल वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, साथ ही साथ मेलेबल होता है और डक्टाइल भी होता है। ठीक है, सोनोरस भी होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज इसमें हम लोग इसका प्रॉपर्टी जानेंगे तो हम लोग सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, साथ ही साथ मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है ना। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं। मेटल्स का कुछ एग्जांपल क्या क्या हो सकता है भाई? सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, जिंक है, कॉपर है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज और हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि जो भी मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। कैसा आयन फॉर्म करता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करने वाला सब्सटेंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, ठीक है, इससे हम लोग का एक डेफिनेशन निकल के आता है, मेटल्स आर द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। मेटल्स क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करता है बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है, जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में वो है एल्युमिनियम। अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके बाद आता है आयरन। ठीक है, जो कि लगभग 4% है। ठीक है, तो ये सारा बात हम लोग अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में भी जान लेते हैं। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वैसा सब्सटेंस है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, साथ ही साथ नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल नॉर सोनोरस। ये सब उसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं होता है। जब हम लोग उसको पीटते हैं तो वो पतला चादर के रूप में नहीं बदलता है, वो टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी नॉन मेटल होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है और स्ट्रोंग नहीं होता है ना। उसके बाद जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में नॉन मेटल है वो है नाइट्रोजन, जो अबाउट 78% जो है वो नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन जो कि 21% के आसपास है। ठीक है, तो ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव आयन फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। ठीक है, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स नेगेटिव आयन।
ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। कुछ एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, तो ये सब क्या है, सभी चीज नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला मेटल्स का क्या हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा गुड कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड नंबर पे आता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है, मेटल्स क्या है, जनरली सॉलिड होता है, लेकिन जनरली क्या, सभी मेटल सॉलिड ही है, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है, वो है मर्क्यूरी। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये एक्सेप्शन हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है मेटल्स आर मेलेबल, मतलब कोई भी मेटल को हम लोग पीटते हैं तो वो पतला चादर के रूप में बदल सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इसको हम लोग पीट के पतला चादर के फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक है, फिर सबसे अच्छा जो मेलेबल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, साथ ही साथ सिल्वर भी। उसके बाद आता है डक्टाइल। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब क्या है, जो भी मेटल्स होंगे वो डक्टाइल होंगे। जो सबसे अधिक डक्टाइल है वो है गोल्ड। ठीक है, इसका 1 ग्राम से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये फैक्ट बात है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग का सिल्वर भी अच्छा डक्टाइल है। ठीक है, उसके बाद अल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ये सब गुड डक्टाइल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेटल्स आर शाइनिंग अपीयरेंस। ठीक है, जो भी मेटल्स है उसका शाइनिंग अपीयरेंस होता है। शाइनिंग अपीयरेंस करने का मतलब उसमें चमक होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा चमक होती है सिल्वर में। ठीक है, बाकी मेटल्स में भी चमक होती है, लेकिन जब हम लोग उसको खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं, एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, जंक लग जाता है। ठीक है, जंक लगने की वजह से वो अपना जो शाइनिंग अपीयरेंस है उसको खोने लगता है। ठीक है, अगर उस शाइनिंग अपीयरेंस को अगर हम लोग को फिर से लाना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने से उसका जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो फिर से आ जाता है। ठीक है, लेकिन पहले जैसा जितना चमक होता है उतना नहीं आ पाता है। ठीक है, उसके बाद है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस कहने का मतलब क्या है, इसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल का बेल देख लीजिए, या फिर कोई भी मेटल्स जिसको आप पीटिएगा तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, करने टाइप। ठीक है, तो ये हो गया मेटल्स का प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो भी मेटल्स होता है उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है। उसके बाद जो भी मेटल्स है वो जनरली हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट है, इसको हम लोग इजीली चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का बहुत सारा इस तरीके का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिसको हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है। आइए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन मेटल होता है वो नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर का बात। दूसरा बात क्या आता है, ये नाइदर मेलेबल होता है नॉर डक्टाइल। ये मेलेबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सोनोरस का बात आता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब इसको पीटने से मधुर आवाज या फिर रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितना मेटल्स में अभी हम लोग पढ़े ना, इसमें भी सेम वही चीज है, बस इसमें नहीं होता है बोलना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे डक्टाइल, ठीक है, जो भी नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, उससे हम लोग पतला तार खींच के नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगला जो टर्म आता है वो होता है शाइनिंग अपीयरेंस। ठीक है, शाइनिंग अपीयरेंस दैट मींस लस्टर। तो जो भी नॉन मेटल्स है उनमें चमक नहीं होती है, सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, जो कि है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। ठीक है, डायमंड भी चमकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, दूसरे के लाइट से वो चमकता है। ठीक है, तो डायमंड भी नॉन मेटल है, याद रखने का बात है, डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल से भी हार्ड होता है। ठीक है, मेटल से भी हार्ड होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और जो भी नॉन मेटल से
वो जनरली गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, गैसेस या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो है ब्रोमीन। मेटल्स में भी एक एलिमेंट्स ऐसा था जो कि क्या था, लिक्विड स्टेट में होता था। मेटल्स में क्या था, मर्क्यूरी, और लिक्विड इसमें क्या है, मतलब सॉरी नॉन मेटल में क्या है, वो है हम लोगों का ब्रोमीन। इस बात को हमेशा हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मेलेबल हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मतलब इससे हम लोग पतला तार भी नहीं निकाल सकते। उसके बाद हो गया हम लोग का शाइनिंग अपीयरेंस, उसके बाद हम लोग का ब्रिटल, ठीक है। जो भी मेटल्स नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ब्रिटल होते कहने का मतलब इसको जब हम लोग पीटते हैं, हैमर करते हैं या फिर तार निकालते हैं तो ये चकनाचूर हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, लो डेंसिटी का होता है, ठीक है। डेंसिटी इसका क्या होता है, लो होता है। तो इस तरीके से हम लोग मेटल्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए, कुछ नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, जैसे कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है Na+O2, मतलब सोडियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना ना। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड होगा ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। या फिर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मेटल्स है वो जनरली सभी मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है वही सिर्फ वाटर से रिएक्ट करता है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। बाकी जो भी मेटल्स है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। स्टीम के साथ रिएक्ट करके भी वो लोग क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, Na+H2O, मतलब सोडियम प्लस वाटर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। मेटल कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड एसिड से तो नहीं कराते हैं, जनरली किससे कराते हैं, डाइल्यूट एसिड से। तो कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सोल्ट और हाइड्रोजन, ठीक, क्या फॉर्म करता है, सोल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जो चौथा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन में भी तो मेटल होगा ही, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट मेटल है ये मेटल छोड़ देंगे, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई भी मेटल के साथ सॉल्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने इसी क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो यहाँ अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा और यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, कहने का मतलब यहाँ मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होगा और यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल होगा। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा के उसके साथ सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल था वो साइड हो जाएगा। एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, Zn जो है ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है मेटल है, जिंक और कॉपर में हाईली रिएक्टिव कौन है, जिंक है। ये कॉपर को क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके सल्फेट के साथ चला गया और कॉपर जो है वो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है, मेटल सोल्ट सॉल्यूशन से जब भी रिएक्ट करेगा तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तभी जाके ये रिएक्शन होगा। इसमें एक चीज और हम लोग को याद रखना है कि जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसका जो मेटल्स होगा वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए जो इधर दिया हो रहेगा उसका कंपेयर में, ठीक है। जब तक वो लेस रिएक्टिव नहीं होगा तब तक यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो इधर जो मेटल दिया है ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए और सोल्ट वाला के साथ लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ये बात याद रखना है, ठीक है। फिर अगला देखिए 5वां नंबर, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सभी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा। ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमाइड बनाएगा
और आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। और ये जनरली आयोनिक क्लोराइड है। कैसा क्लोराइड है? आयोनिक क्लोराइड। ये आयोनिक होता है एक, और एक होता है कोवैलेंट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना जानेंगे कि ये क्या है, आयोनिक क्लोराइड है, ठीक है। आयोनिक क्लोराइड देखिए यहाँ सोडियम है, ठीक है। मेटल की जगह क्या है? सोडियम। और क्लोराइड, क्लोरीन की जगह क्या है? Cl2। दोनों रिएक्ट किया, क्या बना? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये मेटल का क्लोराइड तो बन गया। ये कैसा क्लोराइड होगा? आयोनिक क्लोराइड, ठीक है। समझ ही लीजिए आयोनिक क्लोराइड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर कोई कंपाउंड बनता है कोई भी, हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बन रहा है तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड। तो मेटल्स जो है वो जनरली आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये 6 नंबर पे, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। तो जैसा इसमें था उसी प्रकार से इसमें भी है, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। और ये हाइड्राइड कैसा हाइड्राइड होगा? ये होगा हम लोगों का आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। क्योंकि मेटल्स हमेशा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ये आयोनिक हाइड्राइड होगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देखिए, Na प्लस हाइड्रोजन क्या बना? 2NaH, ठीक है। ये सोडियम हाइड्राइड है, ये आयोनिक हाइड्राइड होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में, ठीक है। तो जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जैसे NO2 गैस, SO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस, CO गैस, ये सब कैसा गैस है? एसिडिक गैस है, ठीक है। तो जो भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा? एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे एग्जांपल है C प्लस O2 क्या हो गया? CO2। C कार्बन, O ऑक्सीजन, क्या फॉर्म किया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है जो नॉन मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसका रिएक्टिविटी, वाटर में तो H होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो जितना भी नॉन मेटल्स है उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, इसलिए उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो जितना भी एसिड होता है सभी में हाइड्रोजन आयन तो होता ही है, ठीक है। तो इसलिए जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। इसी के चलते क्या होता है? नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात आता है नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा? कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे NaCl ले लिए या फिर ZnSO4 ले लिए, तो ये सब क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो यहाँ जो भी सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसके साथ अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे मेटल इन्वॉल्व रहेगा वो इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर का एग्जांपल देखिए, 2NaBr, ठीक है, सोडियम के साथ क्या है? ब्रोमाइड है। क्लोरीन जो है ब्रोमीन से हाईली रिएक्टिव, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? इस ब्रोमीन को हटाएगा और खुद सोडियम के साथ चला जाएगा और Br2 जो है वो अलग हो जाएगा। जो लेस रिएक्टिव क्या बोलते हैं उसको, नॉन मेटल जो है वो साइड हो जाएगा और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं 5 नंबर, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन। जैसा इसमें था मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो इसमें भी क्या है? नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन। ये कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। कोवेलेंट क्लोराइड अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो उसी टाइप से ये कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा। कोवेलेंट क्लोराइड मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना हुआ क्लोराइड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, नॉन मेटल की जगह हाइड्रोजन लिया हुआ है, क्लोरीन Cl2 है, ठीक है। दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा कंपाउंड होगा? वो कोवेलेंट क्लोराइड होगा, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्लियर है? उसके बाद जो 6 नंबर पे नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। देखिए यहाँ सल्फर है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म किया। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कैसा कंपाउंड होगा? ये होगा हम लोगों का कोवेलेंट सल्फाइड होगा, ठीक है। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये था हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल का। जस्ट हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लिया है,
मेटल्स और नॉन मेटल का। अब हम लोग जानते हैं इसका कुछ यूजफुल, ठीक है, जो मेटल का क्या यूज होता है हमारे डेली लाइफ में उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ नॉन मेटल्स का क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स का। जैसे मेटल्स में आयरन, जिंक, मतलब ये सब जितना भी अल्मुनियम है, ये सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? घर में बर्तन के रूप में यूज करते हैं ना, कुकिंग बर्तन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयरन का यूज कहाँ होता है? व्हीकल्स में होता है, ठीक है। कॉपर का यूज कहाँ होता है? वायर में होता है। अल्मुनियम का यूज कहाँ होता है? वायरिंग में होता है। गोल्ड या फिर सिल्वर का यूज ज्वेलरी में किया जाता है, ठीक है। जो मर्क्यूरी है उस थर्मोमीटर में यूज होता है, जिससे हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो मेटल्स है उसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। जितना मेटल उसका उतना ही सारा यूज होता है। जैसे अल्युमिनियम का यूज होता है मेडिसिन को पैक करने में या फिर कोई फूड आइटम्स को पैक करने में, ठीक है। और भी बहुत सारा है इसी टाइप से, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स का यूज के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स का यूज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का यूज, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? सबसे पहला यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। दूसरा यूज होता है वेजिटेबल क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। और उसके बाद यूज होता है हम लोगों का लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट का फ्यूल में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का यूज हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं। नाइट्रोजन का यूज हम लोग कोई भी इसको प्रिजर्वेटिव के जैसा यूज करते हैं, जो कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कोई भी फूड आइटम्स को पैक करने में, ठीक है। और कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या है? कोयला कार्बन से ही फॉर्म्ड होता है, तो उसका यूज हम लोग जलाने में करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग पेंसिल का रोड में करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट बनाने में। कार्बन भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो ड्राई सेल में यूज होता है या फिर कोई भी सेल में यूज किया जाता है। तो इतना सारा चीज ये क्या है? नॉन मेटल का यूजेस है। और भी बहुत सारा है, आप लोगों के लिए टास्क है मेटल का 5 यूजेस और नॉन मेटल का 5 यूजेस अपने कॉपी में लिख के उसका इमेज लेके वो कमेंट में सेंड कर दे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ये जो मेटल्स में अभी हम लोग कुछ और बेसिक टर्म है, जैसे एक्वा रेजिया हो गया या फिर रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, ये सब के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग एक्वा रेजिया का। ये एक्वा रेजिया क्या है भाई? जो एक्वा रेजिया है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, किसका? नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। 3 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। ये जो एक्वा रेजिया है ये सभी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अपने में क्या कर सकता है? सभी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। इवनली गोल्ड और सिल्वर को भी, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी क्या कर सकता है? ये खुद में डिसॉल्व कर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अकेले अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो अकेले क्या कर सकता है? गोल्ड या फिर प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। या फिर नाइट्रिक एसिड भी अगर है तो वो भी क्या करेगा? अकेले डिसॉल्व नहीं कर सकता है। एक्वा रेजिया होगा तभी वो दोनों को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है हम लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम में दिख रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप लोग डायग्राम में ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया है? मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज में, ठीक है। जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, उससे कम लेस रिएक्टिव होते आया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, इसी के बाद धीरे 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 सबसे नीचे कौन सा मेटल है? गोल्ड, ठीक है। सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड। इसीलिए आप लोग कभी भी गौर किए होंगे कि जो गोल्ड है उसमें जल्दी जंग या फिर रस्टिंग नहीं लगता है, इसीलिए उसका यूज जो है वो ज्वेलरी में किया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स जो है वो कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करके जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। सबसे पहला जान लीजिए कि जो भी मेटल्स है वो किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ अगर कोई नॉन मेटल जो है दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो मेटल्स है वो दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें कोई तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी मैंने ये जो बॉन्ड यूज किया वर्ड, ये बॉन्ड क्या होता है या फिर केमिकल बॉन्ड ये होता क्या है, ठीक है। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दो एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
ठीक है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कोई भी चीज को अगर कोई पकड़ा हुआ है जोर से, ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसी पकड़ने का जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। जो एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग रहता है, बॉन्ड रहता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, या फिर सिंपली हम लोग उसको बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो बॉन्ड जो हम बोल रहे हैं ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, बॉन्ड जो होता है वो जनरली दो टाइप्स का होता है, एक होता है केमिकल बॉन्ड, सॉरी आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। अब बात इसमें यह आता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्यों करेगा, या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों करेगा। ठीक है, तो जितना भी एलिमेंट्स है सभी स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे अगर सोडियम का बात करते हैं, सोडियम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। फर्स्ट वाला में 2 देन 8 एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का इस तरीके से रहता है, 7 है, एक 8, और एक जो आउटर मोस्ट लेयर में होता है। ठीक है, तो इसको इनर्ट मतलब इसको स्टेबल होने के लिए, इनर्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए यह जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। देखिए ट्रांसफर ये क्यों करेगा? इसको पूरा स्टेबल होने के लिए लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट वाला जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये इसको कौन देगा भाई? 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा क्या? जी नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट नहीं देना चाहेगा 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन में यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला में 8 है। ठीक है, टोटल 17 होता है, तो 2 8 10 हो गया, इसमें कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका आउटर मोस्ट लेयर में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए इस बात को समझने के लिए। अब बात आता है कि इसको इनर्ट लेने के लिए, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो क्लोरीन है इसको अपना इनर्ट पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो आप ही बताइए, अगर आपके पास 99 रुपीज है, किसी एक बंदे के पास 1 रुपया है, अगर वो आपको कहता है कि तू अपना 99 रुपए हमको दे दो, मेरा 100 रुपए हो जाएगा, तो क्या आप दोगे उसको? जी नहीं, आप नहीं दोगे। आप बोलोगे कि भाई तुम अपना 1 रुपया हमको दे दो, मेरा 100 रुपया हो जाएगा। और हो सकता है वो अपना 1 रुपया तुमको दे भी दे। क्यों दे? क्योंकि तुम्हारा 100 रुपीज हो जाएगा ना, 1 रुपया देने में उसको ज्यादा दुख या फिर तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आप जब उसको 99 रुपीज दोगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि वो अपना 100 पूरा करने के लिए हमसे 99 मांग रहा है, तो हम उसको क्यों दे भाई? तुम अपना 1 रुपया दे दो, वही ना बात होगा। तो इसमें भी, अब इसमें यह बात नहीं कि वो हमको पैसा क्यों देगा भाई? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, कोई भी एटम चाहता है स्टेबल होना। तो जैसे वो व्यक्ति जो आपको 1 रुपया दे रहा है वो भी चाहता है कि स्टेबल हो जाए। उसके पास जितना पैसा रहेगा तो वो क्या है, उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। कहने का मतलब आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप अनस्टेबल रहिएगा, जितना आपके पास कम एनर्जी रहेगा उतना ही आप ज्यादा स्टेबल होइएगा। एक एग्जांपल से आप समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करते हैं। एग्जांपल आप समझिए कि आपके पास 1000 रुपए है, अभी मान के चलिए 1000 रुपए है भाई आपके पास, और अभी आप क्लास 10 में है, तो क्लास 10 के लिए 1000 रुपये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए आपके पास 1000 रुपये है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार अभी मैं समोसा खाता, यार अभी मैं वहाँ मूवी देखने जाता, अभी मैं पार्क जाता, अभी ये गेम खेलता, ये गेम खरीदता।
इस तरीके से, या फिर लड़कियों के दिमाग में आता है कि मैं ये अपना नाक का खरीद लेती, कान का खरीद लेती, या फिर कुछ भी इस टाइप का कुछ भी भावना जो है वो आते रहता। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, क्या आप मूवी के लिए सोचोगे? क्या आप कुछ खाने के लिए सोचोगे? क्या लड़कियां कुछ भी अपना सामान खरीदने के लिए सोचेगी? जी नहीं। अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आपका जो एनर्जी है उसको हाई कर रहा है, ठीक है, आपका स्टेबिलिटी को लो कर रहा है और एनर्जी को हाई कर रहा है, ठीक है। और वही अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका एनर्जी जो है लो हो गया, आपका स्टेबिलिटी जो है वो हाई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो भी एटम्स है या फिर एलिमेंट्स है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो मतलब जो चीज संभव हो सकता है वो करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, जो भी संभव हो सके वो करता है। तो इसमें क्या है, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा भाई, इसको 7 कोई देगा, ये 7 देगा, इसको बोलेगा भाई तू अपना मेरा 1 दे दे, ठीक है, अपना 1 दे दे, मेरा 8 हो जाएगा, तुमको देने में भी कोई तकलीफ नहीं होगा, बोलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर होके चला जाएगा। अब इसका कितना बच जाएगा, 2 और यहाँ पे 8, ठीक है, अंदर वाला में 8 बच जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको लिखते थे, Na में कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन था, 11, और प्रोटॉन कितना था, ये भी 11 था। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, अब हम लोग का हो गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन कितना है, 11। अब पहले तो ये क्या था, 11 + 11, ये तो न्यूट्रल था, लेकिन अब देखिए 11 - 10 क्या हो गया, +1 ना। तो ये इस तरीके से आयन का फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया, आयन का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, Cl पहले +17 था और साथ ही साथ -17 था स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद ये +17 तो है ही, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक माइनस चार्ज बढ़ गया, मतलब -18 हो गया। तो इससे ये क्लोरीन में कैसा चार्ज आ गया, -1 का आ गया, ठीक है। सिंपली हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, तो माइनस का चार्ज आ गया, है ना। अब ये क्लोरीन जो है ये स्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया था, 8, ठीक है। तो अब ये जो Na+ और Cl- है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, जिससे ये दोनों कनेक्शन किया हुआ है। यार देखो कुछ भी चीज का ट्रांसफर अगर होता है तो उससे कुछ ना कुछ रिश्ता तो बन जाता है ना। तो वही रिश्ता, वही बॉन्ड, वही एक अट्रैक्शन, ठीक है, वही चीज जो है ये कहलाता है हम लोग का बॉन्ड। क्या कहलाता है, बॉन्ड। और इसी बॉन्ड से ये दोनों क्या रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और बनाता है NaCl। तो यहाँ पे हम लोगों ने आयन का बात किया, तो आयन क्या होता है भाई, ठीक है। आयन को हम लोग पहले समझेंगे। आयन कोई भी एटम का, ठीक है, अगर चार्ज होता है, ठीक, कोई भी एटम में अगर कोई चार्ज है तो उसी को हम लोग बोलेंगे आयन। और आयन 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं केटायन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको बोलते हैं एनायन। और ये जो केटायन है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है। क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। और ये जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव आयन मतलब एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सा बात है कि नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन। और यहाँ पे क्या है, ये केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका है। अब बात आता है ये आयोनिक बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है केमिकल बॉन्ड, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना भाई, यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जनरली मेटल्स में होता है। किस में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल में, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड किस में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल में, जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मैंने बताया था, और वो 2 नॉन मेटल के बीच होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन, क्या ले लेते हैं, कार्बन। कार्बन का अगर हम लोग ये अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर इस टाइप से अगर हम लोग बनाएं,
ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल से अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो फर्स्ट वाला में 2 तो रहेगा ही, फिर बाद वाला में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए कितना रहेगा, इसमें एक ही रहेगा, है ना। तो ये जब एक ही रहेगा तो कैसे, अब बताइए ये हाइड्रोजन जो है ये अपना एक डोनेट कर देगा क्या, या फिर एक किसी से ले लेगा, क्या चाहेगा। इसका एक दे देने से भी काम बन जाएगा और एक ले लेने से भी काम बन जाएगा, है ना। लेकिन ये एक किसी को दे नहीं सकता है और एक इसको कोई देगा नहीं, क्या कि ये कार्बन जो है अगर इसको एक दे भी देता है तो क्या हो जाएगा, अगर ये इसको एक दे देता है तो इसका फिर से तो अनस्टेबल ही रहेगा ना, क्या रहेगा, बाकी तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा ही हुआ रहेगा। तो इसलिए क्या करेगा, ये लोग शेयरिंग करेगा, ठीक है। कैसा शेयरिंग करेगा, से मान के चलिए एक कार्बन है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और हाइड्रोजन जो है उसका कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन भी रख लेगा और इसको कार्बन भी रख लेगा। साथ ही साथ एक से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए और भी हाइड्रोजन आएगा, उसको भी तो चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा वो इसको ले लेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आएगा वो इसको ले लेगा, कुछ इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ से स्टेबल हो गया और यहाँ से कार्बन भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अपना गेन कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी अपना गेन कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका भी तो 8 हो गया ना। देखिए गिन लीजिए, कार्बन का कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का हो गया हम लोग का 8। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना 1 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2। तो इस कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो ये दोनों क्या किया, एक दूसरे से शेयर किया ना, आधा तुम रख लो आधा हम रख ले, मतलब ठीक है, दोनों बीच में रख दो, दोनों का है, ये मेरा भी है तेरा भी है, उस टाइप से ये लोग क्या किया, शेयरिंग किया। अब ये जो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है ये 3 टाइप्स का बॉन्ड होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होता है डबल बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और 3-3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई 6, और दूसरा अगर ऑक्सीजन ले लें हम लोग तो इसमें भी तो 6 ही होगा ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाता है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का 6 है, इस ऑक्सीजन का 6 है, इन दोनों को अगर हम लोग को मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ शेयर कर लेगा और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन का देखिए 2-2 बॉन्ड हो गया, ठीक है, बॉन्ड कितना हो गया 2, और इसका टोटल इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरीके से इसका डबल बॉन्ड होता है। फिर अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का बात करिए, ठीक है, नाइट्रोजन में इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है 5 होता है, ठीक, इसका में भी 5 होता है। तो क्या होगा, इसको स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए। क्या ये इसको देगा, ये भी इसको देगा, नहीं देगा भाई। ये क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, ये इसको रख लेगा आधा, ये इसको रख लेगा, ना तेरा है ना मेरा है, दोनों का है भाई, दोनों अपना अपना स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से एक बॉन्ड, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से एक बॉन्ड, और ये दोनों का शेयरिंग होने से एक और बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड हमेशा कितना प्रकार का होता है, 3, एक सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने किया केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड क्या है, जो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों कंपाउंड या फिर दोनों एटम्स जो है एक दूसरे को पकड़ के रखता है, बाइंडिंग करके रखता है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड या फिर सिंपली बॉन्ड। बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है केमिकल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, सॉरी, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और जो केमिकल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। तो ये चीज हम लोग का
क्लियर हो गया। जो शेयरिंग से बनता है वो 3 टाइप्स का बॉन्ड बनता है, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का, या फिर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का। तो जो आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड किया हुआ रहता है। ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का अगर बात करें, उसमें शेयरिंग से बनता है, तो शेयरिंग वाला जो है ना वो थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन जो है थोड़ा सा लगाव कम होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए, कोई भी काम अगर आप शेयरिंग से कर रहे हैं तो दोनों में कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर बाद में छींटाकशी होने लगता है। उसके बाद उन दोनों का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड है ये कभी नहीं टूटता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। टूटने को तो टूटता है, लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देना पड़ता है, मतलब फोर्स देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, और क्या ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास करता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गया, क्या का फॉर्मेशन हुआ था, आयन का। इसमें भी क्या का फॉर्मेशन हुआ था, आयन का। तो आयन के प्रेजेंस के वजह से ही क्या होता है, ये गुड कंडक्टर बन जाता है। कौन, जो आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म्ड होता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म्ड होता है उसमें तो कोई भी तरह का कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है ना। उसके बाद जो भी आयोनिक कंपाउंड होता है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं है। उसी वजह से अगर कोवेलेंट कंपाउंड की अगर बात करें तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग जानेंगे। बाकी का जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे का क्लास में हम लोग ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।